नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम गंगाराम है और मैं एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी हूं। अब मेरी उम्र 80 के पार हो चुकी है, लेकिन मेरा मन अब भी उसी जंगल की यादों में बसा हुआ है जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल बिताए। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जो मेरी यादों में दर्ज हैं, लेकिन उनमें से एक घटना है जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह घटना 1980 के दशक की है, जब मेरी तैनाती सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में थी। यह स्थान राजस्थान के प्रसिद्ध और रहस्यमय भानगढ़ किले के पास था। भानगढ़ किला, उसके रहस्य और उससे जुड़ी कहानियां मेरे जैसे व्यावहारिक व्यक्ति के लिए सिर्फ मनगढ़ंत बातें थीं। मैं उन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि वह किला श्रापित है, वहां रात के समय जाना मना था। कहते थे कि जिसने भी उस किले में रात बिताने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सरिस्का वन में मेरी ड्यूटी का मुख्य काम था जंगल की रक्षा करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना। वहां की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जानवरों की आवाजें मुझे सुकून देती थीं। मैं अपने सहायक रमेश के साथ जंगल के हर कोने को जानने की कोशिश में रहता था। रमेश मेरा भरोसेमंद साथी था, लेकिन वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता था। वह अक्सर गांव वालों की बातें दोहराता और मुझे समझाने की कोशिश करता कि इन बातों को हल्के में लेना सही नहीं है। एक दिन जब हम जंगल में गश्त कर रहे थे, रमेश ने मुझसे कहा, सर, आप इन बातों को मजाक में लेते हैं, लेकिन भानगढ़ के बारे में जो कहानियां हैं उनमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। मैंने अपने दादा से सुना है कि वहां रात के समय अजीब चीजें होती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, रमेश, तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो। ये सब अफवाहें हैं। जंगल में रात के समय जानवरों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा की गूंज से लोगों को डर लगता है। यही बातें कहानियां बन जाती हैं। रमेश ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह अब भी डर के साए में था। उस दिन शाम को मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो गईं। मैंने सोचा यह एक आम बात है, लेकिन रमेश का चेहरा फिर से चिंतित हो गया। सर, इस मौसम में जंगल में गश्त करना खतरनाक हो सकता है, उसने कहा। रमेश, ड्यूटी को खतरे से नहीं रोका जा सकता। चलो, हमें अपना काम करना है। हमने अपने बैग तैयार किए और लालटेन साथ ले ली। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को जोर जोर से हिला रहे थे। जंगल में घुसते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। यह खामोशी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद हमसे कुछ कहना चाहता हो। रमेश धीरे धीरे बोलने लगा, सर, मैंने सुना है कि भानगढ़ किले के पास बरगद का एक बड़ा पेड़ है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें अपनी कल्पनाओं पर काबू रखना चाहिए। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। बारिश के कारण पगडंडी कीचड़ से भर गई थी। हमें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे थे। मैं हर चीज को सामान्य मानते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। तभी हमें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट बारिश और हवा की आवाज से अलग थी। रमेश ने तुरंत रुककर कहा, सर, यह आवाज आपको भी सुनाई दी? मैंने सिर हिलाया। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मैंने रमेश से कहा, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, ध्यान मत दो। हमने अपना सफर जारी रखा, लेकिन फुसफुसाहट हमारे साथ साथ चलती रही। ये आवाज कभी तेज हो जाती
तो कभी धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे कदमों के साथ ताल मिला रही हो। मैं इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमेश की हालत बिगड़ रही थी। सर, मैं सोचता हूं कि हमें वापस चलना चाहिए। यहां कुछ गड़बड़ है। नहीं रमेश, हम ड्यूटी पर हैं। हमें अपना काम पूरा करना है। डरना हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि बारिश और तेज हो गई थी। तभी हमारी लालटेन की रोशनी एक बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। उसकी जड़ों के बीच अंधकार भरा हुआ था। मैंने उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रमेश ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। पेड़ के पास पहुंचते ही फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। अब वहां गहरी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने लालटेन उठाकर पेड़ की शाखाओं पर रोशनी डाली। तभी मुझे लगा कि पेड़ पर कुछ हिल रहा है। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सर, हमें यहां से जाना चाहिए, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। रुको, मुझे पहले देख लेने दो। मैंने एक बार फिर लालटेन उठाई और पेड़ की शाखाओं पर रोशनी डाली। तभी मुझे वहां एक परछाई दिखी। वह परछाई इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था। मैंने रमेश से कहा, क्या तुम्हें यह दिख रहा है? रमेश ने डर से कांपते हुए कहा, हाँ सर। हम दोनों कुछ देर तक वहां खड़े रहे, उस परछाई को देखते हुए। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह हमारे आने का इंतजार कर रही हो। तभी वह परछाई गायब हो गई। मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने रमेश से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहां से निकलते हैं। हमने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे मन में उस परछाई की छवि अब भी बसी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या थी। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था या सच में वहां कुछ था? रमेश चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। यह तो बस शुरुआत थी। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंखें खुलीं, लेकिन रात की घटना ने मुझे सोने नहीं दिया था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ उस परछाई के बारे में सोच रहा था जो बरगद के पेड़ के पास दिखी थी। क्या वह मेरा भ्रम था या कुछ और? मैं खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ थकावट और रात के अंधकार का नतीजा था, लेकिन रमेश की हालत और उसके चेहरे का डर मुझे बार बार उस घटना की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर कर रहा था। रमेश ने सुबह आते ही मुझसे कहा, सर, मैं आज आपके साथ जंगल में नहीं जा सकता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। वह रात की घटना से अब तक उबर नहीं पाया था। मैंने उसे आराम करने की सलाह दी और खुद जंगल जाने की तैयारी करने लगा। मुझे याद है कि उस दिन मौसम बेहद शांत था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और जंगल का हर हिस्सा रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। मैं अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ा। हर कदम पर पिछली रात की यादें मेरे जहन में तैर रही थीं। मैंने खुद से कहा कि शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन जैसे ही मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। पेड़ आज भी उतना ही रहस्यमय लग रहा था। उसकी मोटी शाखाएं और उलझी हुई जड़ें किसी अद्भुत कहानी की गवाह थीं। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद पिछली रात का डर अब बीत चुका है। लेकिन जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ने लगा, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी तीखी थी कि मुझे रुकना पड़ा। यह गंध किसी सड़े हुए मांस की तरह थी। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने मन को समझाया कि शायद यह किसी मरे हुए जानवर की गंध है। जंगल में यह आम बात थी। मैंने अपनी गश्त जारी रखी। जंगल का हर हिस्सा जैसे आज मुझसे कुछ छुपा रहा था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की धीमी गूंज ने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। मैं अपनी डायरी में नोट्स लिखने लगा, जो मेरे रोज के काम का हिस्सा था। तभी मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट साफ थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
मुझे लगा कि यह मेरे जूतों की आवाज का भ्रम हो सकता है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। मैं अब किले के पास वाले इलाके में था। भानगढ़ किले की दीवारें दूर से दिखने लगी थीं। सूरज अब पश्चिम की तरफ ढलने लगा था और उसकी सुनहरी रोशनी किले की दीवारों पर पड़ रही थी। मैं किले के पास पहुंचकर रुका। यह किला एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी भव्यता अब भी साफ झलकती थी। किले को देखते ही मेरे मन में अजीब सा डर और उत्सुकता एक साथ जाग गई। गांव वाले कहते थे कि यह किला श्रापित है। यहां रात में जाना सख्त मना था, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने सोचा कि क्यों ना किले के अंदर जाकर देखा जाए। शायद यह सब अफवाहें ही हों। मैंने किले के मुख्य द्वार की तरफ कदम बढ़ाए। द्वार के पास एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा। उस पर चेतावनी लिखी हुई थी, यहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। मैंने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने का फैसला किया। किले के अंदर का माहौल बेहद शांत था। दीवारों पर उगी हुई झाड़ियां और टूटी फूटी सीढ़ियां इसे और भी डरावना बना रही थीं। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे एक कमरे से हल्की रोशनी आती हुई दिखी। यह रोशनी अजीब थी, क्योंकि किले में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने आप से कहा कि यह सब मेरा वहम है। कमरे के अंदर जाने पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और जमीन पर बिखरे हुए पत्थर थे। मैं थोड़ा रुककर चारों तरफ देखने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी स्त्री की थी। वह इतनी धीमी थी कि मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आवाज तेज होती गई। यह आवाज किले की एक गुफा की तरफ से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन मेरे पास लालटेन थी। मैंने उसे जलाया और आगे बढ़ने लगा। गुफा का माहौल ठंडा और डरावना था। जैसे ही मैं गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचा, मैंने देखा कि वहां जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। यह कोई प्राचीन भाषा थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। जमीन पर लिखावट के साथ साथ कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। यह सब देखकर मेरा दिमाग चकराने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत को देख रहा है। मैंने खुद को शांत किया और गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। गुफा से बाहर आते ही सूरज डूब चुका था। किले का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। हवा की तेज आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। मैंने जल्दी से किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता मुझसे दूर होता जा रहा हो। अचानक मुझे वह परछाई फिर से दिखाई दी। ये वही परछाई थी जो मैंने पिछली रात बरगद के पेड़ के पास देखी थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और परछाई पर रोशनी डाली। परछाई गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लगा कि वे बाहर निकल जाएंगी। मैं दौड़ता हुआ किले के बाहर निकला और अपनी जीप की तरफ भागा। उस दिन की घटना ने मेरे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों भर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह मेरी कल्पना थी या सचमुच कुछ असाधारण? तीसरे दिन की सुबह मेरी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात किले में जो कुछ हुआ, उसने मेरे भीतर डर और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण भर दिया था। मैं अभी भी सोच रहा था कि वह परछाई कौन थी और किले के भीतर गुफा में मिले उन निशानों का क्या मतलब था। मुझे लगा कि जब तक मैं इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। मैं कमरे से बाहर आंगन में बैठा अपनी डायरी में पिछली रात की घटना के बारे में लिख रहा था। रमेश मेरे पास आया और उसके चेहरे पर अभी भी रात की घटना की छाया साफ झलक रही थी। वह मुझसे किले के बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मुझे लगा
अगर मैं उससे अपनी बातें साझा करूंगा तो वह और भी डर जाएगा। रमेश, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने उसकी ओर देखकर कहा। वह थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सिर हिला दिया। सर, मैं आपके साथ चलूंगा, पर किले के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा, तुम बाहर रुक जाना, मैं अंदर जाकर देख लूंगा। हमने दोपहर के समय जंगल की ओर जाने की तैयारी की। इस बार मैंने अपने साथ ज्यादा सामान रखा, टॉर्च, एक छोटा कैमरा और कुछ जरूरी औजार। जंगल के रास्ते पर चलते हुए हर कदम के साथ मेरा मन और बेचैन होता जा रहा था। रमेश मेरे साथ था, लेकिन वह बहुत चुप था। उसकी चुप्पी ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। जंगल में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां की हरियाली आज भी वैसी ही थी, लेकिन वातावरण में कुछ अलग था। हरियाली के बीच से आती पक्षियों की आवाज आज कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल खामोश हो गया हो। मैंने रमेश से कहा, तुम यहीं रुको, मैं किले के अंदर जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। किले के पास पहुंचकर मेरे कदम थोड़े धीमे हो गए। सूरज अभी भी आसमान में था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किले की दीवारें किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हों। मैं अपने डर को दबाते हुए किले के अंदर गया। इस बार मैंने गुफा में जाने का फैसला किया। पिछली रात गुफा में मिले निशान मुझे बार बार याद आ रहे थे। गुफा के अंदर का माहौल अब भी ठंडा और डरावना था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। गुफा के दीवारों पर कुछ पुराने चित्र और अक्षर खुदे हुए थे। मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कैमरे से उनकी तस्वीरें खींच लीं। गुफा के अंदर थोड़ी और आगे बढ़ने पर मुझे एक और अजीब चीज दिखी। जमीन पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उस घड़े के पास ही कुछ राख और जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हाल ही में कोई अनुष्ठान हुआ हो। जैसे ही मैंने घड़े को छुआ, मुझे अचानक से एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि मेरे अंदर तक पहुंच गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी स्त्री की थी, जो कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने घड़े को वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ बढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ते हुए गुफा से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। रमेश किले के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यह जगह सच में रहस्यमय है। यहां कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। रमेश ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हम दोनों ने जीप में बैठकर वापस गांव की तरफ जाना शुरू किया। रास्ते में रमेश ने मुझसे कहा, सर, मैंने बचपन से इस किले के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यह किला श्रापित है। यहां जो भी जाता है वह कभी चैन से नहीं रह पाता। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मन में और सवाल उठ रहे थे। गुफा में मिला वह घड़ा, वह जली हुई लकड़ियां और वह रहस्यमय परछाई, इन सब का क्या मतलब था? गांव पहुंचने के बाद मैंने अपनी डायरी में सारी घटनाएं लिखीं। मैंने गुफा के निशानों की तस्वीरों को गौर से देखा। उनमें कुछ ऐसी आकृतियां थीं जो किसी प्राचीन रीति रिवाज की ओर इशारा कर रही थीं। मैंने तय किया कि मुझे इन सब का मतलब समझने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करना होगा। रात को सोने से पहले मैं बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी मेरे अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर पा रही थी। मेरे मन में हर पल यही सवाल था, क्या यह सब सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम? जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। ये आवाज इस बार और स्पष्ट थी, मुझे बचाओ। आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन इसमें दर्द और पुकार साफ महसूस हो रही थी। मैंने बिस्तर से उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मेरे दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मैंने तय किया कि अगले दिन मैं एक बार फिर किले में जाऊंगा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। रात भर मैं सो नहीं सका। रहस्यमय किले
और गुफा की यादें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन हर बार मुझे वही परछाई दिखाई देती। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यह यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक सफर बनने वाला था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। रात भर सोने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार वही परछाई और गुफा की यादें मेरे सपनों में आ जाती। रमेश के चेहरे पर भी थकावट साफ झलक रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह भी पिछली घटनाओं से परेशान था। मैंने तय कर लिया था कि आज किले की पूरी सच्चाई का पता लगाना है। मेरे अंदर डर था, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे थाम रखा था। किले में मिले संकेत, वह घड़ा और वह रहस्यमय आवाजें मेरे दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही थीं। मैं हर हाल में इनका रहस्य सुलझाना चाहता था। सुबह के नाश्ते के बाद मैंने रमेश को तैयार होने को कहा। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार वह तैयार हो गया। इस बार मैंने अपनी तैयारी पहले से ज्यादा पुख्ता की। मैंने टॉर्च, रस्सी, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान अपने बैग में रख लिया। जंगल की ओर बढ़ते हुए आज रास्ता पहले से भी ज्यादा शांत लग रहा था। रमेश भी पहले की तुलना में चुप था। हमने ज्यादा बातें नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों को पता हो कि आज का दिन पिछले दिनों से अलग होने वाला है। किले के पास पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। सूरज की रोशनी में किले की पुरानी दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। मैंने रमेश से कहा, तुम चाहो तो यहीं रुको, मैं अंदर अकेले चला जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं बाहर आ जाऊंगा। हम दोनों किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल हमेशा की तरह ठंडा और खामोश था। ऐसा लगता था जैसे समय यहां थम गया हो। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। गुफा के पास पहुंचकर रमेश ने मुझसे कहा, सर, मैं यहीं रुकता हूं, आप अंदर जाइए। मैंने उसकी बात मानी और अकेले गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाते ही मुझे वही अजीब ठंडक महसूस हुई जो पहले भी हो चुकी थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर दीवारों का निरीक्षण करना शुरू किया। दीवारों पर जो निशान और चित्र बने थे, वे मुझे अब और भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी प्राचीन भाषा या अनुष्ठान से जुड़े हों। जैसे जैसे मैं गुफा के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे माहौल और डरावना होता गया। मैंने जमीन पर पड़े उस मिट्टी के घड़े को फिर से देखा। वह अब भी वहीं था और उसके ऊपर वही लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने घड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे अचानक से तेज सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया हो। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और चारों तरफ देखा। गुफा में कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कदम अब धीमे हो गए थे। मैंने गुफा के और भीतर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर की दीवारों पर कुछ और चित्र बने थे। इनमें कुछ इंसानी आकृतियां थीं जो एक बड़े वृत्त के चारों ओर खड़ी थीं। उनके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और वृत्त के बीच में एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। यह देखकर मुझे घड़े का महत्व समझ में आने लगा। शायद यह घड़ा किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे जमीन पर राख और जली हुई लकड़ियां दिखीं। वहां से हल्की हल्की गंध आ रही थी जो किसी पुराने जलते हुए पदार्थ की लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ काले धागे और चावल के दाने भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर साफ हो गया कि यहाँ कुछ गहरा और रहस्यमय हो रहा है। तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब वह आवाज बार बार आने लगी तो मैं डर गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, लेकिन गुफा खाली थी। आवाज अब और तेज हो गई थी, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे गुफा से बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली
रमेश ने मुझे देखा और पूछा, सर क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने बस कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें यहां से तुरंत वापस चलना चाहिए। हम दोनों जल्दी जल्दी किले से बाहर निकलकर जीप की ओर बढ़े। रास्ते में रमेश ने मुझसे कई बार पूछा कि अंदर क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और अपनी डायरी में सब कुछ लिखने लगा। मैंने महसूस किया कि किले में जो रहस्य छुपा है वह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आज भी जीवित है। रात को जब मैं सोने गया तो मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी स्पष्ट थी, तुम्हें सच का पता लगाना होगा, मुझे बचाना होगा। यह सुनकर मेरी नींद उड़ गई। मैंने तय किया कि अब मैं इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण खोज नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या मैं इस सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। उस दिन की घटना ने मेरी नींद पूरी तरह छीन ली थी। गुफा के अंदर जो कुछ मैंने महसूस किया था वह मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था। वह आवाज, वह रहस्यमयी ठंडक और घड़े के आसपास का माहौल मुझे किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रहा था। मैं समझ चुका था कि इस किले के पीछे एक गहरा सच छिपा हुआ है और अब मुझे इसे सुलझाना ही होगा। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी रात भर की तरह ही बरकरार थी। मैं बार बार अपनी डायरी के पन्ने पलटता और गुफा में देखी गई चीजों को याद करता। उन दीवारों पर बने चित्र, राख के ढेर और इंसानों की आकृतियां, ये सब किसी प्राचीन अनुष्ठान की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि यह अनुष्ठान क्या था और वह आवाज किसकी थी जो बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। नाश्ते के बाद मैंने रमेश को बुलाया। उसका चेहरा भी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। शायद वह मेरी चुप्पी और घबराहट से परेशान था। मैंने उससे कहा, रमेश, आज हमें गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। मुझे यकीन है कि वे किले और गुफा के बारे में कुछ जानते होंगे। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, लेकिन आप सावधान रहें। इस तरह के मामलों में ज्यादा पूछताछ करना कभी कभी मुश्किलें पैदा कर सकता है। हम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवराम के पास गए। वह लगभग 80 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक चमक थी। उनके अनुभवों और कहानियों के लिए पूरा गांव उनका आदर करता था। मैंने उन्हें किले और गुफा के बारे में बताया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैं गुफा के अंदर जा चुका हूं। शिवराम जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वह किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है। वहां की जमीन पर खून बहा है और उस खून ने आज तक उस जगह को चैन से नहीं रहने दिया। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें उस घटना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी कहानी शुरू की। यह बात 100 साल से भी पुरानी है। उस समय यहाँ के राजा विक्रम सिंह ने अपनी रियासत में एक बड़ा अनुष्ठान करवाने का फैसला किया था। उन्होंने सुना था कि अगर वह यह अनुष्ठान करेंगे तो उनकी सत्ता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उस अनुष्ठान के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा, इंसानी बलिदान। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पूछा, किसका बलिदान किया गया? उन्होंने कहा, राजा ने अपने ही राज्य के मासूम किसानों और आदिवासियों को इस अनुष्ठान के लिए चुना। किले की गुफा में उन्हें बंद करके जिंदा जलाया गया। उनकी चीखें आज भी उस गुफा में गूंजती हैं। कहा जाता है कि उस बलिदान के बाद राजा को कभी चैन नहीं मिला। उनके पूरे परिवार का नाश हो गया और किला वीरान हो गया। उनकी कहानी ने मेरे सवालों को और गहरा कर दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या इस बारे में कोई और जानकारी है? क्या गुफा में कोई निशान छोड़ा गया था? शिवराम जी ने कहा, हाँ, किले की गुफा में एक घड़ा रखा गया था। वह घड़ा उन आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर वह घड़ा कभी खोला गया तो सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या वह घड़ा वही था जिसे मैंने गुफा में देखा था? मैंने उनकी कहानी का शुक्रिया अदा किया और रमेश के साथ वापस लौट आया।
रास्ते भर रमेश ने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वह भी इन बातों से परेशान था। अपने कमरे में लौटकर मैंने गहराई से सोचना शुरू किया। अब मेरे पास कई सवाल थे। अगर वह घड़ा आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था, तो क्या मुझे उसे छूना भी नहीं चाहिए था? और वह आवाज जो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी, क्या वह किसी आत्मा की थी? मैंने तय किया कि अब मुझे किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। मैंने एक पुरातत्वविद मित्र अनिरुद्ध को फोन किया। मैंने उसे किले और गुफा के बारे में बताया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह मामला इतिहास से ज्यादा अध्यात्म और अंधविश्वास का लगता है। मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगले दिन अनिरुद्ध गांव पहुंचा। उसके पास गुफाओं और प्राचीन स्थलों का गहरा ज्ञान था। हमने तय किया कि अगली सुबह हम दोनों किले की ओर जाएंगे और गुफा का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे अंदर डर और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण था। मुझे यह समझ में आ गया था कि जो कुछ भी होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। सुबह होते ही मैं और अनिरुद्ध किले की ओर रवाना हुए। रमेश ने इस बार हमारे साथ आने से मना कर दिया। वह शायद इन सब चीजों से बहुत डर गया था। किले के अंदर पहुंचकर हमने गुफा की ओर रुख किया। अनिरुद्ध ने गुफा में प्रवेश करते ही वहां के माहौल को समझने की कोशिश की। उसने दीवारों पर बने चित्रों का अध्ययन किया और कहा, यह निश्चित रूप से किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा है। यह चित्र किसी धार्मिक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही हमने घड़े की ओर देखा, अनिरुद्ध ने उसे ध्यान से जांचा। उसने कहा, इस घड़े के ऊपर बनी आकृतियां बताती हैं कि इसे कुछ बंद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि इसे किसने और क्यों बंद किया। मैंने उसे शिवराम जी की कहानी सुनाई। उसने गंभीरता से सुना और कहा, अगर यह सच है तो यह घड़ा एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसे छेड़ना सही नहीं होगा। लेकिन तभी मुझे वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। इस बार वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि अनिरुद्ध ने भी उसे सुना। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुमने भी यह सुना? मैंने सिर हिलाया। हमारे सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम उस आवाज की मदद करें या नहीं? अगर हम घड़े को खोलते हैं तो क्या इससे कोई भयंकर अनहोनी होगी, या फिर यह किसी निर्दोष आत्मा को मुक्त करने का तरीका है? हमारे पास समय कम था और निर्णय कठिन। गुफा की ठंडी हवा में खड़े होकर मैंने महसूस किया कि हमारी अगली हरकत ही इस कहानी का रुख तय करेगी। गुफा के अंदर उस आवाज ने मेरे मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी भर दी थी। अनिरुद्ध और मैं दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। घड़े की ओर बार बार मेरी नजर जाती और हर बार ऐसा लगता जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। अनिरुद्ध भी घड़े के पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था। वहां की दीवारों पर बने चित्रों को देखते हुए उसने कहा, इस घड़े को खोलना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। यह केवल आत्माओं की कैदगाह नहीं है, यह किसी बड़े रहस्य का प्रतीक है। मैंने उसकी बात सुनी और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज का प्रभाव मुझ पर गहराई से हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सीधे मेरे दिल से बात कर रही हो। मैंने अनिरुद्ध से कहा, अगर हम इस घड़े को नहीं खोलते तो क्या होगा? क्या यह आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी? अनिरुद्ध ने गंभीरता से कहा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर यह आत्मा सच में मदद की मांग कर रही है तो इसे अनसुना करना भी सही नहीं होगा। उसकी बातों ने मेरे संदेह को और बढ़ा दिया। मेरे अंदर का एक हिस्सा कह रहा था कि घड़े को खोलना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा मुझे इससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। हम गुफा के बाहर आए और थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। अनिरुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें इस मामले में और गहराई से शोध करना चाहिए। वह अगले दिन कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और किताबें लाने की बात कर रहा था, जिनसे हमें इस रहस्य को समझने में मदद मिल सकती थी। रात में मैं अपने कमरे में बैठा घड़े के बारे में सोच रहा था। उसकी तस्वीरें और दीवारों पर बने चित्र मेरी डायरी में दर्ज थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि हर चित्र में घड़े को किसी न किसी तरह से केंद्र में रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घड़ा इस किले और उसके इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। रात का समय था
और बाहर की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। तभी मुझे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। इस बार आवाज और भी स्पष्ट और तीखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे मेरे कानों में गूंज रही हो। मैंने जल्दी से खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे अंदर का डर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैंने डायरी में लिखा, यह आवाज मेरे भीतर गहराई तक उतर चुकी है। क्या यह मेरा भ्रम है या सच में कोई आत्मा मुझसे संपर्क कर रही है? यह लिखने के बाद भी मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई। सुबह हुई तो अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि उसने रात भर किले और गुफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। वह कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों के साथ आया था। उसने बताया, इन ग्रंथों में उस राजा विक्रम सिंह के अनुष्ठान का जिक्र है, लेकिन यह भी लिखा है कि उस अनुष्ठान में कुछ गलत हुआ था। कहा जाता है कि अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही आत्माएं विद्रोह कर गई थीं। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने उससे पूछा, क्या इसमें यह लिखा है कि घड़े का क्या महत्व था? उसने कहा, हाँ, यह घड़ा उन आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह एक तांत्रिक द्वारा तैयार किया गया था, जिसने अपनी जान देकर इस घड़े को सील किया। लेकिन इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर यह घड़ा कभी खुला तो उन आत्माओं का गुस्सा दुनिया पर कहर बनकर टूटेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अगर यह घड़ा खोला गया तो क्या होगा? क्या मैं उस आत्मा की मदद कर पाऊंगा जो मुझसे मदद मांग रही थी, या फिर मैं अपने हाथों से कोई बड़ी तबाही मचाने वाला हूं? अनिरुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें कुछ और समय लेना चाहिए और घड़े को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन मेरे मन में उस आवाज के प्रति एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज मेरी मदद के लिए मुझ पर निर्भर है। उस दिन शाम को मैं अकेला किले की ओर निकल पड़ा। अनिरुद्ध को मैंने कुछ नहीं बताया। मैं गुफा में गया और घड़े के सामने खड़ा हो गया। वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी और घड़ा अपने स्थान पर स्थिर खड़ा था। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांपने लगे। तभी वह आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। मैंने धीमे से कहा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन जवाब में केवल एक गहरी खामोशी थी। मैंने महसूस किया कि यह घड़ा किसी बहुत बड़े रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। मैं उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर सका और वहां से वापस आ गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। घड़ा, गुफा और वह आवाज मेरे सपनों में बार बार आ रही थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। अगले दिन अनिरुद्ध और मैं फिर से गुफा में गए। इस बार हमने तय किया कि हम दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध ने कहा, अगर हम घड़े को छूने या खोलने का फैसला करते हैं तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मैंने उसकी बात मानी, लेकिन मेरे दिल में अब भी डर और उत्सुकता का अजीब सा मेल था। मुझे लग रहा था कि इस रहस्य का अंत निकट है, लेकिन यह अंत कैसा होगा, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। गुफा के उस रहस्यमयी घड़े और उसकी गूंजती हुई आवाज ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। जितना मैं उसे अनदेखा करने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरी सोच में गहराई से उतर जाती। अब यह केवल एक घड़ा या एक आवाज नहीं थी, बल्कि मेरे लिए एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब पाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। उस रात जब अनिरुद्ध अपने कमरे में सो रहा था, मैं अपनी डायरी में उस दिन के सारे अनुभव लिखने बैठा। मेरी लिखाई बार बार रुक जाती, क्योंकि मेरे भीतर कई तरह के विचार और भावनाएं उफान पर थीं। मुझे लग रहा था कि वह आवाज मुझे बुला रही है। मेरे भीतर कहीं गहराई में यह बात साफ थी कि मैं इस आवाज को अनसुना नहीं कर सकता। रात का तीसरा पहर था और गुफा से आती उस ठंडी हवा की याद मेरे दिल में बार बार दस्तक दे रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल चांदनी की हल्की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। तभी मुझे वह आवाज फिर से सुनाई दी, मध्यम, दर्द भरी और गहरी।
मुझे बचाओ। मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन कहा, क्या यह मेरा भ्रम है या सच में कोई आत्मा मुझसे मदद की गुहार लगा रही है? लेकिन इस बार यह आवाज इतनी सजीव और सशक्त थी कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने तय किया कि मैं गुफा में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह मैंने अनिरुद्ध से बात की। मैंने उसे बताया कि वह आवाज मुझे लगातार पुकार रही है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह घड़ा केवल एक वस्तु नहीं है, यह शायद किसी बहुत बड़े रहस्य का केंद्र है, लेकिन हमें इसे समझने और खोलने से पहले पूरी तरह तैयार होना होगा। उसने सुझाव दिया कि हम और किताबें और प्राचीन ग्रंथ खोजें ताकि हमें इस घड़े और इसके पीछे की कहानियों के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन मेरे अंदर अब धैर्य की कमी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने और समय बर्बाद किया तो वह आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। शाम के समय जब अनिरुद्ध कुछ पुराने दस्तावेज देखने में व्यस्त था, मैंने चुपचाप गुफा की ओर जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। जब मैं गुफा के अंदर पहुंचा तो वहां की ठंडी हवा और अंधेरा मेरे डर को और बढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने अपने डर को किनारे रखकर घड़े के पास जाने का साहस किया। घड़ा अपने स्थान पर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की ऊर्जा कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घड़ा मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने अपनी उंगलियां उसके करीब ले जाई और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे भीतर अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। तभी मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह स्पष्ट और तीखी थी। मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। उसकी बातों में ऐसा भाव था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम? तुम्हें किससे बचाना है? आवाज ने जवाब दिया, मैं यहां सदियों से कैद हूं। मेरे साथ अन्य आत्माएं भी हैं। हमें मुक्त करो और हम तुम्हारा आभार मानेंगे। मैंने उसकी बातों को सुना, लेकिन मेरे मन में डर और संदेह भी था। क्या मैं वाकई सही कर रहा हूं? तभी मुझे गुफा की दीवारों पर बने चित्र याद आए। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उन चित्रों में राजा विक्रम सिंह को किसी अनुष्ठान करते हुए दिखाया गया था। एक चित्र में वह घड़े को सील कर रहे थे और दूसरे में आत्माएं विद्रोह कर रही थीं। मैंने सोचा, क्या यह वही आत्माएं हैं जो अब मुझसे मदद मांग रही हैं? मैंने घड़े के चारों ओर नजर दौड़ाई और मुझे वहां कुछ प्राचीन संकेत और लिपियां दिखीं। उन लिपियों को समझने की कोशिश करते हुए मैंने पाया कि उनमें चेतावनी दी गई थी कि घड़े को खोलने से अनजाने खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा और उस आवाज के प्रति मेरा खिंचाव मुझे रोकने नहीं दे रहा था। मैंने तय किया कि मैं अनिरुद्ध से इस बारे में बात करूंगा। मैंने गुफा से बाहर आकर उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम वाकई इसे खोलने का फैसला कर चुके हो तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। यह खेल केवल आत्माओं का नहीं है, यह हमारे जीवन और मृत्यु का भी हो सकता है। हमने अगले कुछ दिनों तक शोध किया। हमें कई पुराने दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था कि घड़ा खोलने के लिए एक विशेष मंत्र और प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन अगर यह प्रक्रिया गलत हुई तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। मैंने अनिरुद्ध से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि वह आत्मा केवल मुझसे ही जुड़ पा रही है। अगर मैंने देरी की तो वह हमेशा के लिए खो सकती है। उसने मेरी बात समझी और कहा, ठीक है, लेकिन हम यह काम सावधानी से करेंगे। अगर कोई भी संकेत हमें रोकने का इशारा करता है तो हम इसे वहीं रोक देंगे। अगली रात हम गुफा में गए, घड़े के चारों ओर दीप जलाए और मंत्र का उच्चारण करने की तैयारी शुरू की। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंचने वाला हूं। अनिरुद्ध ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैं घड़े के पास बैठकर उसके निर्देशों का पालन कर रहा था। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, गुफा में अजीब सी आवाजें और हलचल शुरू हो गई। हवा और ठंडी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे घड़ा खुद को खोलने के लिए तैयार हो रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ कांपने लगे। तभी घड़े से हल्की रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और मैंने घड़े को खोलने के लिए अपनी ओर खींचा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज ने हमें रोक दिया। रुको, यह घड़ा केवल सचेत और शुद्ध मन से खोला जा सकता है।
हम दोनों चौंक गए। वह आवाज इतनी गहरी और सशक्त थी कि हम अपनी जगह स्थिर हो गए। मैंने घड़े की ओर देखा और कहा, मैं मदद करना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। आवाज ने कहा, अगर तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं तो तुम्हें अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। केवल साहस और सच्चाई ही इस घड़े को खोल सकती है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के डर से लड़ने की कोशिश की। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। मैंने महसूस किया कि यह केवल एक घड़ा नहीं, बल्कि मेरे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। जैसे ही मैंने अपने डर को छोड़ दिया, घड़े ने धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी और आगे क्या होगा इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। गुफा के भीतर घड़ा खुलने के बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी भी कल्पना से कहीं अधिक चमत्कारी था। घड़े की खोलने के साथ ही वातावरण में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। घड़े से निकलती रोशनी और गुफा की दीवारों से टकराती छायाएं जैसे किसी रहस्यमय संसार से जुड़ी हों। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और उसकी गति में बदलाव आ रहा था, जैसे कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली हो। मैं और अनिरुद्ध दोनों चौंक गए थे। हमने उस घड़े के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन घड़े का अंदरूनी हिस्सा अभी भी अस्पष्ट था। जैसे ही घड़ा पूरी तरह से खुला, अचानक गुफा में एक कर्कश आवाज गूंज उठी। यह आवाज गहरी और रहस्यमय थी, जैसे वह किसी प्राचीन काल की आत्मा की आवाज हो। मैंने गुफा में गहरे तक निगाह डाली, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। तभी घड़े के अंदर से एक हल्की सी धुआं उठने लगी और वह धुआं धीरे धीरे गुफा के आकाश में फैलने लगा। मैंने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन फिर भी वह धुआं मेरी आंखों में घुस रहा था। आखिरकार वह धुआं धीरे धीरे हल्का हो गया और सामने की ओर एक आकृति उभर आई। यह आकृति पहले मुझे धुआं ही लग रही थी, लेकिन अब वह एक साफ और स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी। यह आकृति एक प्राचीन योद्धा की थी, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसका चेहरा दृढ़ था, लेकिन उसके हाव भाव में एक ऐसा गुस्सा था जो सीधे मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा था। मैंने अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी आंखों में भी वही भय था जो मेरी आंखों में था। हम दोनों उस आकृति को देखकर अवाक रह गए थे। आकृति ने अपनी कड़ी और भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुमसे बचे रहना मुश्किल होगा। उसकी आवाज में जो गुस्सा था वह किसी सदियों पुराने प्रतिशोध का प्रतीक था। वह आकृति धीरे धीरे हमारे पास आई और मैंने देखा कि उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे। वह हमें घूर रही थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जकड़ लिया हो। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, उसने फिर से कहा, अब तुम्हें यह भुगतना होगा। अनिरुद्ध और मैंने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के हम दोनों को एहसास हुआ कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम पलटने के लिए मुड़े, गुफा का मार्ग अचानक बंद हो गया। पूरी गुफा एक अंधेरे और ठंडे माहौल में बदल गई थी और हम दोनों अंदर फंस चुके थे। आकृति अब हमारे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। मैंने अनिरुद्ध से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम दोनों मर जाएंगे। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, यह कुछ प्राचीन और खतरनाक शक्ति है, हमें इसका सामना करना होगा, लेकिन कैसे? हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। वह घड़ी थी जब मुझे अपनी पूरी आत्मा और साहस को जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने आत्मा से ध्यान हटाया और सोचा कि अगर यह प्राचीन योद्धा सच्चाई का प्रतीक है, तो शायद हमें वही रास्ता अपनाना होगा जो किसी समय उसे परिभाषित करता था। मैंने गुफा की दीवारों को देखा, उन पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा और मुझे एक बात समझ में आई। उन चित्रों में किसी तरह की लकीरें और प्रतीक थे जो किसी रहस्यमय तरीके से हमसे संपर्क कर रहे थे। यह प्रतीक हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करना होगा। यह हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर था कि हम उस आकृति से कैसे निपट सकते हैं। मैंने शांति से सांस ली और वह मंत्र दोहराने की कोशिश की जो हम पहले गुफा में पढ़ चुके थे। मेरी आवाज गहरी और दृढ़ थी और जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, घड़ा और गुफा की दीवारों से एक तेज हलचल शुरू हो गई। अचानक वह आकृति चिल्लाई, तुमने क्या किया? उसकी आवाज में अब घबराहट थी।
वह आकृति तेजी से हिलने लगी और उसकी आंखों से अब जलती हुई आग बाहर निकलने लगी। उसका रूप अब भयानक और विकृत हो चुका था। अनिरुद्ध ने मुझसे कहा, यह कुछ ठीक नहीं कर रहा है, यह और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं मंत्र को उच्चारण करता रहा और अब मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और तेज हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरी पूरी आत्मा मंत्र में समा गई हो। और तब अचानक वह आकृति जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में कंपन होने लगी, लेकिन मैं नहीं रुका। जैसे ही मंत्र की अंतिम पंक्ति मैंने उच्चारण की, आकृति के शरीर से एक तेज आकाशीय चमक फूटी और वह शून्य में गायब हो गई। मैं और अनिरुद्ध दोनों जमीन पर गिर पड़े। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, लेकिन हम दोनों जिंदा थे। हम दोनों चुपचाप गुफा के अंदर पड़े हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम दोनों धीरे धीरे खड़े हुए और बाहर की ओर बढ़ने लगे। गुफा की दीवारों पर अब कोई डरावनी ऊर्जा नहीं थी। सब कुछ शांत हो चुका था। हमने वापस उस घड़े की ओर देखा, लेकिन वह अब खाली था, जैसा पहले था। जैसे ही हम गुफा से बाहर आए, सूरज की रोशनी ने हमारे चेहरे को छुआ। यह एक नई शुरुआत थी। हमने जो कुछ भी अनुभव किया था वह अब एक रहस्य बन चुका था, लेकिन मेरे भीतर वह आवाज अभी भी गूंज रही थी, तुमने मुझे मुक्त किया है। यह सिर्फ एक शुरुआत थी और मुझे पूरी तरह से यकीन था कि अब मुझे एक नया रास्ता खोजने की आवश्यकता है। यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। मैं और अनिरुद्ध गुफा से बाहर आ चुके थे, लेकिन उस रहस्यमय आकृति की बातें मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थीं। वह जो कुछ भी कह गई थी उसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। तुमने मुझे मुक्त किया है। इन शब्दों ने मेरे भीतर एक गहरी खलल डाली थी, जैसे कुछ अनहोनी घटित होने वाली हो। वह शब्द मेरे भीतर एक डर और जिज्ञासा का मिश्रण पैदा कर रहे थे। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि हमारी यात्रा सिर्फ एक गुफा में बंद नहीं थी, बल्कि यह कुछ बड़े और अधिक रहस्यमय घटनाओं की ओर इशारा कर रही थी। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे। सूरज की हल्की किरणें हमारी आंखों से टकरा रही थीं, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। हम अभी तक इस अनुभव को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। गुफा के भीतर की घटनाएं मेरे लिए एक सपना जैसे लग रही थीं, लेकिन हर एक पल जैसे सच्चाई बनकर मेरे सामने आ रहा था। वह आकृति जो कभी घड़े के अंदर थी, वह अब हमारी यादों में एक अनिवार्य भाग बन चुकी थी। उसका भय और गुस्सा, उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे और उसकी आवाज अब भी मेरे दिल में गूंज रहे थे। क्या तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी जो मुझे महसूस हो रही थी। मैंने उसे देखा और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी ठीक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया और फिर हामी भरते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक शुरुआत है। हम दोनों को यह समझ में आ गया था कि हमारी यात्रा का यह हिस्सा सिर्फ एक कदम था और शायद अभी और भी कई रहस्यमय घटनाएं हमें मिलने वाली थीं। हम दोनों के भीतर एक सवाल घूम रहा था। वह आकृति जो अब हमारे सामने थी, किसकी प्रतीक थी? वह क्या चाहती थी और क्यों हमारे सामने आई थी? हम चलने लगे और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे ताकि हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। जंगल की हवाएं ताजगी से भरपूर थीं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी खामोशी थी जो हमारी यात्रा की असल भयावहता को महसूस करवा रही थी। वह खामोशी कुछ ऐसी थी जैसे हर पेड़ और हर पत्ता हमसे कुछ छिपा रहा हो। एक अजीब सी हलचल थी जो महसूस हो रही थी, लेकिन उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते थे। कुछ समय बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत ही सरल और अच्छे थे। हमने वहां कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। हमें यह महसूस हुआ कि वे किसी छुपे हुए रहस्य से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने की बजाय हमें किसी भी बात से बचने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग ने हमें देखा और हमें पास बुलाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसने हमारे पास आकर कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। जो कुछ भी तुमने गुफा में देखा वह कोई सामान्य घटना नहीं थी।
वह एक शक्तिशाली और प्राचीन शक्ति थी जो अब तुम दोनों का पीछा करेगी। उसकी बातों ने हमें हिलाकर रख दिया। हमने आपस में एक दूसरे को देखा और मैं जानता था कि अब हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी साहस और समझदारी की आवश्यकता होगी। उस बुजुर्ग ने हमें बताया कि उस गुफा के भीतर जो शक्ति थी वह किसी पुराने साम्राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई थी और वह शक्ति अब केवल उन लोगों को ही प्रभावित करती है जिन्होंने उसे बिना समझे जगा दिया हो। तुम दोनों अब अपनी यात्रा को खत्म करने की सोच रहे हो? वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए पूछे। यह यात्रा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक तुम उस शक्ति का सामना नहीं कर लेते। उसकी बातें अब हमारे सामने एक नए सवाल की तरह थीं। क्या हम सच में उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे? क्या हम उन घटनाओं से बच सकते थे जो हमारी समझ से बाहर थीं? हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमें यह भी पता था कि भागना अब कोई रास्ता नहीं था। गांव में कुछ समय बिताने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए और आगे बढ़ेंगे। हमने फिर से वही रास्ता अपनाया जो हम पहले गुफा तक आए थे, लेकिन इस बार हमारी आंखों में डर और संकोच था, क्योंकि हम अब जानते थे कि वह आकृति केवल एक भ्रम नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और शक्तिशाली हमें तलाश रहा था। हम दोबारा गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा की ओर बढ़ते हुए मुझे यह महसूस हो रहा था कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह केवल एक और मुसीबत की ओर इशारा कर रही है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम इस रहस्य को जानें और इसका अंत करें। हमारी यात्रा में अब केवल साहस नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी हो चुकी थी। गुफा के पास पहुंचते ही एक और अजीब घटना घटी। गुफा का मुंह अचानक से बंद हो गया था, जैसे वह हमें अंदर नहीं जाने देना चाहता हो। हमें यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हमें अब यह महसूस हो चुका था कि हमें उस शक्ति का सामना करना ही होगा। क्या हम इस बार अंदर जा पाएंगे? अनिरुद्ध ने मुझसे पूछा। मैंने सिर झुकाया और कहा, हमें अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम इसे समझे बिना छोड़ नहीं सकते। हमने एक साथ गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे, वहां वही अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा में एक ठंडक थी और दीवारों पर वही प्राचीन चित्र फिर से हमें घेर रहे थे। लेकिन अब हम तैयार थे। इस बार हम डर के बजाय उस शक्ति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। अंदर की गहरी चुप्पी ने हमें घेर लिया था, लेकिन इस बार हमें यह महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। कुछ और था जो हमारे आसपास था। क्या वह वही आकृति थी? क्या वह शक्ति अब हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी? गुफा की गहरी चुप्पी में हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अनिरुद्ध और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे हर दीवार, हर कोना हमारे ऊपर नजर रखे हुए हो। मैं और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखे बिना चलते रहे, क्योंकि हमें पता था कि अब कोई रास्ता पीछे मुड़ने का नहीं था। हमारी आंखों में एक सवाल था, क्या हम इस शक्ति का सामना कर पाएंगे? जैसे जैसे हम गुफा के और अंदर गए, हवा का तापमान ठंडा होता जा रहा था। वह हवा हमारे चेहरे पर तेजी से बह रही थी, मानो कोई हमें पुकार रहा हो, कोई आवाज जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिलों में बहुत सी बातें थीं। अब हमें डर नहीं था, बल्कि हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि वह शक्ति किस रूप में हमारे सामने आएगी और हमें किस चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन एक बात तय थी कि हम जो कुछ भी करेंगे, हमें उसे पूरी समझ और साहस के साथ करना होगा। हमें गुफा के भीतर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। वह हॉल बहुत ही अजीब था, जैसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो किसी पुराने समय की कहानियां बताते थे। उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई जगह नहीं, बल्कि एक पुराना मंदिर या कोई प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो। यह जगह बेहद रहस्यमय थी और यह अब हमें एक नई दिशा में ले जा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हॉल के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर की ओर बढ़ने लगे। वह पत्थर बिल्कुल सपाट था और उसकी सतह पर कुछ उकेरे हुए प्रतीक थे जो हमें बहुत परिचित से लगे। ये वही प्रतीक थे जो हमने गुफा के बाहर देखे थे।
हम दोनों ने चुपचाप उन प्रतीकों को देखा। फिर अनिरुद्ध ने कहा, यह वही प्रतीक हैं, क्या हमें इन्हें समझना होगा? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हमें हर चीज को समझने की कोशिश करनी होगी, यही हमारी अंतिम कोशिश होगी। हम दोनों ने मिलकर उन प्रतीकों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक चुपचाप उन्हें देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आई। उन प्रतीकों में एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे वे किसी शक्ति का संकेत दे रहे हों। मेरी आंखें अचानक से एक खास प्रतीक पर रुक गईं। वह प्रतीक मुझे कुछ जान पहचाना सा लग रहा था, जैसे मैं इसे पहले कहीं देख चुका हूं, लेकिन कहां, यह याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक उस प्रतीक से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी और हॉल में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों ने मेरी शक्ति को जगाया है। वह आवाज गुफा की दीवारों से गूंजते हुए आई। वह आवाज ऐसी थी मानो वह किसी अज्ञेय शक्ति की हो, जो गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई हो। मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संयमित किया। अनिरुद्ध ने भी अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, हमने कोई गलती नहीं की, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यह शक्ति क्या है। वह आवाज अब स्पष्ट हो गई, तुम दोनों ने मुझे स्वतंत्र किया है और अब तुम दोनों को मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होना होगा। यह आवाज इतनी सशक्त थी कि मुझे लगा जैसे पूरे गुफा का वातावरण हिल रहा हो। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन हमने पीछे मुड़ने का विचार त्याग दिया। हमें यह रहस्य जानने की उत्कंठा थी, जो अब हमें आत्मसात करने की जरूरत थी। तभी सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति बिल्कुल उसी आकृति जैसी थी जिसे हम गुफा में पहली बार देख चुके थे, लेकिन अब वह आकृति अधिक स्पष्ट और आकार में बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा एक अजीब से गुस्से और घृणा से भरा हुआ था। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि पूरी गुफा में अंधकार छा गया था, लेकिन हमें यह भी महसूस हुआ कि इस आकृति में कुछ ऐसा था जो हमें समझने की जरूरत थी। तुम दोनों ने मुझे मुक्त किया है, लेकिन अब तुम दोनों का सामना मुझसे होगा। आकृति की आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने मुझे जगाया है, लेकिन क्या तुम मेरी असली शक्ति को संभाल सकते हो? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर और साहस के बीच हमारी जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम जानते थे कि यदि हमें इस रहस्य को समझना है तो हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। मुझे समझ में आ गया था कि वह आकृति कोई सामान्य प्राणी नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन शक्ति का रूप था जो लंबे समय से गुफा में बंद थी। हम तैयार हैं, मैंने कहा, और अनिरुद्ध ने भी सिर हिलाकर मेरी बात का समर्थन किया। आकृति ने हंसी की आवाज में कहा, तुम दोनों का साहस सराहनीय है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। अगर तुम दोनों वास्तव में मुझे समझना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। वह आकृति हमारे सामने प्रकट हुई और अचानक उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक अजीब सी शक्ति थी जो हमें अपने भीतर की गहरी सोच और समझ का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं और अनिरुद्ध एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब हम दोनों समझ चुके थे कि हमारे पास केवल एक ही रास्ता था। हमें इस शक्ति का सही रूप में सामना करना था। पहला सवाल, आकृति ने कहा, सच और झूठ में क्या अंतर है? हम दोनों ने चुपचाप सोचा। यह सवाल साधारण सा लग रहा था, लेकिन इसका उत्तर गहरे अर्थ से जुड़ा था। मुझे समझ में आया कि यह सवाल केवल शब्दों का नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता का था। मैंने जवाब दिया, सच वह है जो हमारे दिल और आत्मा से मेल खाता है, जबकि झूठ वह है जो हमारी आंतरिक सच्चाई से परे होता है। आकृति ने मुझे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। दूसरा सवाल, उसने कहा, सकारात्मकता और नकारात्मकता में कौन सा बल अधिक शक्तिशाली है? मैंने तुरंत जवाब दिया, सकारात्मकता, क्योंकि यह जीवन को प्रेरित करती है, जबकि नकारात्मकता केवल विनाश लाती है। आकृति की आंखों में गहरी संतुष्टि थी। तुम दोनों ने सही उत्तर दिया, उसने कहा। अब तुम्हें मेरी शक्ति का वास्तविक रूप समझना होगा। वह आकृति धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी जगह एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी जो गुफा के भीतर हर कोने में समा गई। एक गहरी शांति छा गई, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो।
मैंने और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को देखा और यह महसूस किया कि हमने वह यात्रा पूरी कर ली थी जिसे हमें शुरू किया था। हम गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़े और जैसे ही हम गुफा से बाहर आए, हमें यह एहसास हुआ कि हम केवल एक रहस्य का हल नहीं निकाले थे, बल्कि एक नई दिशा में कदम बढ़ाए थे। हमारे भीतर एक नया साहस और समझ पैदा हो चुका था और हम जानते थे कि अब हमारे सामने कोई भी चुनौती असंभव नहीं थी। हमने उस दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। हमारी यात्रा जो एक रहस्य से शुरू हुई थी, अब एक नए उद्देश्य और शक्ति के साथ समाप्त हो चुकी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।